बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़े में मेरी और आपकी जान है। वतन अज़ीज़ और दयार गैर में बसने वाले तमाम ही पाकिस्तानियों को एजेंडा ऑफ द डे से सिद्दीक सरवर का सलाम। तालीमी निज़ाम और तालीमी इदारे, किस तरह का पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम चल रहा है और तालीमी इदारे किस तरह से आने वाली यूथ को या इस यूथ को जिसको पाकिस्तान की 65% से ज़ायद यूथ कहा जाता है, पाकिस्तान के मेमार बना रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी बातें की जाती हैं कि लिटरेसी रेशो के हवाले से हमारे पास जो एक निसाब ज़माना अरसा दराज से चलता हुआ आ रहा है उसी को फॉलो किया जा रहा है, जो कि मेरे ख्याल के मुताबिक मेरे दादा ने, मेरे वालिद साहब ने और हमने भी वही पढ़ा, और आज हमारी आने वाली जो नस्ल है, जो मेरे बच्चे हैं, वही निसाब स्कूलों में पढ़ रहे हैं। क्या इस निसाब को चेंज करने की कोई ज़रूरत है, या स्कूलों में जो ख़ास करके स्पेशली उन छोटे छोटे स्कूल्स की मैं बात करूंगा जो गली मोहल्ले में 120 गज के घर के अंदर स्कूल खुल जाते हैं, क्या वो वाकई ही आने वाली उस नस्ल को मेमार बना रहे हैं या क्या उनके फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं? इसके ऊपर आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। अगर पाकिस्तान के लिटरेसी रेशो की बात की जाए तो इस वक्त जो लिटरेसी रेशो है पाकिस्तान का वो अप्रॉक्स 62% है, लेकिन अगर हम इसको अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया के साथ कंपैरिजन करें तो इंडिया के अंदर इस वक्त अप्रॉक्स 78% का लिटरेसी रेशो विटनेस किया जा रहा है। तो पाकिस्तान में लिटरेसी रेशो को बढ़ाने के लिए क्या गवर्नमेंट के कोई ऐसे मय्यज़ हैं जिसकी वजह से हम आने वाले दिनों में कुछ उम्मीदें लगा सकते हैं? या जब 2048 में 47 में जब हम अपने मुल्क के पाकिस्तान का 100 साला जश्न मनाएंगे तो उस वक्त की जो गवर्नमेंट या मैनेजमेंट जिन लोगों के हाथ में होगी वो आज के स्टूडेंट्स हैं। इन स्टूडेंट्स को हम अपने मुल्क पाकिस्तान की क़यादत संभालने के लिए किस तरह से तैयार कर रहे हैं? ब्रेन ड्रेन की बहुत बात की जाती है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान से आज का जवान पाकिस्तान से पढ़ने के बाद या हायर स्टडी के नाम से बाहर जाने की कोशिशों में लगा रहता है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। आज मेरे स्टूडियो में दो अहम शख्सियात मौजूद हैं। मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर तशरीफ़ लाए हैं। मैं वेलकम करूंगा ऑल प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन जो मैनेजमेंट एसोसिएशन है उसके चेयरमैन जनाब सैयद तारिक शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तारिक साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप अपना कीमती वक्त निकाल के तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच। मैं वेलकम करूंगा अपने दूसरे मेहमान को भी जो कि सीनियर लेक्चरर हैं, उस्ताद जिसे कहा जाता है कि ऐसा मुक़द्दस पेशा जिससे वाबस्ता हैं, उनको भी मैं वेलकम करूंगा जनाब मोहम्मद फ़ुरक़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम। फ़ुरक़ान साहब कैसे हैं आप? मैं आपको भी वेलकम करता हूं। आपका भी शुक्रिया, आप कीमती वक्त निकाल के तशरीफ़ लाए। थैंक यू। मैं प्रोग्राम का आगाज़ तारिक साहब से करने की कोशिश करूंगा। तारिक साहब, प्राइवेट स्कूल्स का बहुत नाम लिया जाता है, ख़ास करके स्पेशली गवर्नमेंट की एक ज़िम्मेदारी। आर्टिकल 25A की अगर मैं बात करूं तो 5 साल से लेके 16 साल के बच्चे की जो एजुकेशन है वो गवर्नमेंट की ज़िम्मे होती है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स ख़ास करके सिंध और कराची के अंदर तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आते। प्राइवेट स्कूल्स ही हैं जो कुछ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी बहुत सारी ऐसी बातें आए दिन सुनने में आती हैं, स्कूलों में ये हो गया, स्कूलों में वैसा हो गया, बच्चों के साथ ये चीज़ें चल रही। तो क्या वाकई स्कूलों में वो तालीम दी जा रही है जिससे मुल्क पाकिस्तान आगे बढ़ेगा? जी देखिए, बहुत शुक्रिया। एक तो बड़ा अहम टॉपिक है ये कि हमारे यहाँ बहुत कम लोग जो हैं वो एजुकेशन के टॉपिक्स को चूज़ करते हैं और उस पर बात की जाती है, जबकि ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बताऊँ कि प्राइवेट सेक्टर की जहाँ तक कंट्रीब्यूशन का सवाल है कि आप 90 to 95% जो है इसका पूरा बर्डन कह लें या इसकी शेयरिंग कह लें वो प्राइवेट सेक्टर ने ली हुई है। ना सिर्फ वो स्कूल हैं बल्कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। तो लेकिन सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वो ये है कि क्या करिकुलम सही पढ़ाया जा रहा है। देखिए, मैं हमेशा ही सबसे ही कहता हूँ कि अभी लिटरेसी रेट का जो आपने जिक्र भी किया 62%, ये वो 62% ये वो लोग हैं जो अपना नाम लिखना जानते हैं। अभी पढ़ाई की बात दूर है इससे कि क्या उनके पास नॉलेज है, क्या उनके पास शऊर है, या उनके पास वो एकेडमिक्स वाली नॉलेज है कि नहीं है। तो अब जब ये सिचुएशन हमारे पास है ऑन अ वॉर फुटिंग बेसिस, जब हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ तालीमी एमरजेंसी है, तो तालीमी एमरजेंसी में जो है वो हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि हर गली मोहल्ले, क्या मैं तो कहता हूँ हर दरख्त के नीचे भी जो है वो अगर कोई पढ़ा रहा है बच्चों को, तो गवर्नमेंट को चाहिए इसको इंकरेज करे, सिविल सोसाइटी को चाहिए कि उसके साथ हाथ मिलाए, उसको ताउन करे उसके साथ। क्योंकि हम जहाँ एडवांस मुल्कों की बात करते हैं, तरक्की याफ्ता मुल्कों की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमें चाहिए कि हम उनको ये भी देखें कि उन्होंने अपनी तालीम को फ़रोग कैसे दिया। ईच वन टीच वन का हम हमेशा कहते रहें, लेकिन कभी अमल किसी ने नहीं किया।
हमें चाहिए कि हाथ मिलाएं, आगे बढ़ें। अगर कोई छोटे से एरिया में स्कूल भी खुला हुआ है, छोटे से प्लॉट पे भी खुला हुआ है, कम फीस भी चार्ज कर रहा है, तो वो अपना 110% दे रहा है कि वो अच्छी तालीम देगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, कंपटीशन का दौर है। अगर कोई अच्छी तालीम नहीं दे रहा होगा या अच्छा कोई एकेडमिक्स नहीं दे रहा होगा, अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा होगा, तो वो पेरेंट दूसरे स्कूल में स्विच हो जाएगा, वो स्कूल सरवाइव नहीं कर सकेगा। लेकिन तारिक साहब ये भी देखा जाता है ना कि स्कूल्स में पेरेंट्स की मजबूरियां भी होती हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते, कम फीसेस वाले स्कूल्स भी हैं गली मोहल्ले में, जैसे उनके लागत शायद उस तरह से उतनी नहीं है, कम एरिया में कम रेंट के ऊपर उन्होंने बिल्डिंग ले ली जिसकी वजह से वो अपने स्कूल को रन। लेकिन वहाँ पर जो टीचर्स हैं वो उतने ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं होते, मैट्रिक इंटर जो बच्चियाँ करके फारिग होती हैं घर पे, उनको एज ए टीचर्स वहाँ रख लिया जाता है। जब प्रोफेशनल टीचर्स नहीं होंगे, उस्ताद प्रोफेशनल नहीं होगा प्राइमरी लेवल के ऊपर, तो आप क्या समझते हैं बच्चों की उस तरह से बेस बन पाएगी? जी बिल्कुल, आपकी बात सही है कि जब इतनी डिमांड जब क्रिएट होती है कि जब एजुकेशन में इतने सारे स्कूल खुल जाएंगे, उस वक्त फिर टीचर्स जो है वो एक शॉर्टफॉल हमें नज़र आता है कि अच्छा टीचर या क्वालिफाइड टीचर अगर आप ढूंढने निकलें तो आपको नहीं मिलता। इसी बेसिस के ऊपर हमने ये ज़रूर स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह कि हम जो है वो गवर्नमेंट के ताउन के साथ एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, जिसको आप आसान अल्फाजों में कहते हैं लाइसेंसिंग। अगर एक डॉक्टर जाता है तो वो डॉक्टरेट का लाइसेंस लेता है, वकील होता है तो वकालत का लाइसेंस लेता है। तो हमारे मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई टीचर लाइसेंसिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देखिए, कोई भी बैकग्राउंड हो उस टीचर का, कोई भी एकेडमिक बैकग्राउंड हो, अगर वो 6 मंथ्स का 1 ईयर का कोई एक कोर्स होना चाहिए जो वो पास आउट करे, उसके बाद वो स्कूल में, चाहे वो मैट्रिक क्यों ना हो, चाहे वो इंटर क्यों ना हो, चाहे वो ग्रेजुएट क्यों ना हो, ये क्वालिफिकेशन लाजमी होनी चाहिए। देखिए गवर्नमेंट के अंदर तो ये पीएचडी, एसएसटी और बीएड इस तरह की रिक्वायरमेंट्स थी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। और एक ज़माने में बीएड और एमएड जो है वो बड़ा कॉमन था कि स्कूल्स में वही लोग आते थे जो बीएड और एमएड करते थे, उनका बैकग्राउंड वही एजुकेशन से हो जाता था ना। लेकिन अब जो नई नस्ल आ रही है वो बीएड एमएड को ऐसा ऑब्सोलीट समझती है कि वो ऑप्ट ही नहीं करती। अब जब वो बीएड एमएड नहीं करेंगे तो अब उसके बाद फिर कैसे वो क्वालिफाइड टीचर्स कहलाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जितना इफ़ेक्टिवली एक टीचर जो अपना 110% दे रहा होता है, वो आप कहें कि उससे ज़्यादा कोई बेहतर कोई शोबा नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी समझता है और वो बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश भी करता है। तारिक साहब, फुरकान साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूँगा। फुरकान साहब, जिस तरह से तारिक साहब ने स्ट्रक्चर की बात करने की कोशिश की, स्कूलिंग सिस्टम का जो स्ट्रक्चर होता है, आप बीइंग ए टीचर, उस्ताद हैं, आप क्या समझते हैं कि जो निसाब हम पढ़ रहे हैं, जो करिकुलम हमें पढ़ाया जा रहा है, जिस तरह से मैंने बात करने की कोशिश की थी कि हमारे दादा से वही चलता हुआ है, कितने आप उसके साथ सेटिस्फाई हैं कि ये वाकई निसाब ठीक है हमारी कौम के लिए, जो हम यूथ तैयार कर रहे हैं, इसी निसाब के साथ आगे मुल्क पाकिस्तान को चला सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पहली चीज़, तारिक साहब ने बहुत अच्छी बातें कही, लेकिन कुछ चीज़ों से मैं इख्तलाफ कर दूँ। आपने जो निसाब की बात की, करिकुलम की, फ्रेंकली स्पीकिंग, जिस जगह पे जो हमारी जनरेशन जा रही है, इस निसाब से तो हम लोग आगे नहीं जा सकते। कहीं भी कम्पीट नहीं कर सकते। मेरे पास यूनिवर्सिटी में जब स्टूडेंट्स आते हैं, स्कूल से आते हैं, स्कूल से भी मेरा लिंक्ड है काफ़ी, फिर कॉलेजेस में आते हैं, फिर जब यूनिवर्सिटी में आते हैं, आप यकीन करें उनका IQ लेवल जो है बहुत ख़राब होता है। क्यों होता है? हमें स्कूल में इस तरह पढ़ाया जाता है, मेजॉरिटी स्कूल्स में रट्टाफिकेशन कराई जाती है। अगर आप मैट्रिकुलेशन सिस्टम की बात करें, मैट्रिकुलेशन में पास होना ही आपको, कोई भी मैथ्स हो, फिज़िक्स हो, जो बुनियादी चीज़ है, अगर आप कॉमर्स में हैं या साइंस में, कोई भी चीज़ आपको रट्टाफिकेशन कराई जाती है। वो वाले कॉन्सेप्चुअल नहीं बनते, कॉन्सेप्चुअल नहीं होता, कॉन्सेप्चुअल होता ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक और इशू है, टीचर को भी कॉन्सेप्ट्स नहीं आते। टीचर्स भी देख कर आ रही होती हैं, एक्सप्लेन कर रही होती हैं, बोलेंगे इसी तरह करो, पेपर में इसी तरह आएगा, बोर्ड में इसी तरह आएगा, एग्जाम्स के पैटर्न्स हमें पता है किस तरह आना है और वैसा ही आना है। तो हम लोग उसी बेसिस पे 5 ईयर्स ले लिया, ये ले लिया, और पुराना अभी तक कॉन्सेप्ट्स पढ़े जा रहे हैं, उससे हमारी कोई ग्रोथ नहीं हो रही। अच्छा, यहाँ पर एक इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट इवॉल्व हो रहा है आउटकम बेस्ड एजुकेशन का। मेरा अपना ओपिनियन यही है कि हमें स्कूलिंग के साथ ही प्राइमरी लेवल से आउटकम बेस्ड एजुकेशन को इम्प्लीमेंट कराना चाहिए। अब आप ये देखें, यहाँ पर अल्लाह हमें ये बोलता है कि मसावत कायम करें। हम जब स्कूलिंग सिस्टम में देख रहे हैं तो स्कूलिंग सिस्टम में ही मसावत नहीं है। बच्चा जब स्टार्ट में जा रहा है वहीं पर मसावत नहीं है। एक O लेवल्स का बच्चा है, एक पीले स्कूल का बच्चा, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, एक थोड़ा सा अपर क्लास का बच्चा है। ये बच्चे जब आगे जा रहे हैं एक दूसरे से पूछ ही नहीं रहे,
कुछ बात तो पेरेंट्स के ऊपर है ना कि वो अब सिलेक्शन क्या करते हैं। स्कूल्स भी तो कैटेगराइज हो गए हैं ना, कि जैसे होटल्स होते थे 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार, तो इसी तरह से स्कूल्स भी स्ट्रक्चर, जब आप एक की पॉकेट इजाजत नहीं देती तो आप ओ लेवल ए लेवल की तरफ तो नहीं जाएंगे ना। नहीं, बात पॉकेट की बात नहीं कर रहा, हम लोग अपना करिकुलम क्यों ओ लेवल्स और ए लेवल्स के स्टैंडर्ड का नहीं बना सकते। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है, ओ लेवल्स और ए लेवल्स वाले उनकी फीसेस इस वजह से ज़्यादा है कि उनके एग्जाम्स इंटरनेशनल होते हैं। हम लोग यहाँ पर ऐसा, टीचर्स भी तो हाईली पेड और बाकी चीज़ें भी तो उनकी फिर उसी हिसाब से। एग्रीड, आई डू एग्री, लेकिन आप ये सोचें कि टीचर्स, देखिए मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि एक जो टीचिंग है एक नबियों का पेशा है, एक्चुअली अंबिया हजरात का पेशा है। अब यहाँ पर अगर आप इसको, आप किसी भी प्राइवेट स्कूल की बात करें, वहाँ पर अगर परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू देखें टीचर की फ़ीस पे, तो वो बहुत कम होता है। कितना रेवेन्यू उनका मिल रहा है, उसका परसेंटेज टीचर की फ़ीस पे कितना है। आपने जैसे बात की थी कि इंटरमीडिएट का बच्चा आ रहा है, वो टीचिंग कर रहा है, हो सकता है उसके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हों, लेकिन वो जो इमोशनल स्टेबिलिटी होती है वो उस एज में आ नहीं सकती। बिल्कुल ऐसा ही है। जो वो बच्चे को अपनी सेंस ऑफ, उस पेशे को समझ ही नहीं पाएगा टीचर होता क्या है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ ओनरशिप, बच्चे को अपना बच्चा समझ के जो पेन होता है वो होता नहीं है। अनफॉर्चुनेटली अगर मैं आज का दौर देखूं तो आजकल जो हमारे एक ट्रिनिटी बनती है ना, स्टूडेंट्स, टीचर, पेरेंट्स, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी बच्चों पे, तुम पढ़ने रहे। बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा, ग्रेड्स नहीं आ रहा, टीचर बोलता है पेरेंट्स की गलती है, पेरेंट्स बोलते हैं टीचर्स की गलती है, और उस पे कोई नहीं कर रहा। और बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर डाल देते हैं कि उसको मार्क्स लेना ही सब कुछ लगता है, वो अच्छे मार्क्स लेके आएगा तो वही उसकी जीत है। वही ऐसा ही है। तारिक साहब, आपकी तरफ आऊँगा। कहा यह जाता है, बहुत सारे लोगों से सुनने में आ रहा है, जिस तरह से फुरकान साहब ने भी हाईलाइट करने की कोशिश की कि टीचर जो है ना वो जिम्मेदारी ओन नहीं करता कि बच्चा जो है ना वो, तो कहा यह जाता है कि स्कूलों के अंदर तालीम के अलावा बाकी की सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। स्कूल जो है ना बुक्स सेल करने में, कॉपीज सेल करने में, स्कूल के अंदर कैंटीन खोलने में, अपनी वैन चलाने में, यूनिफॉर्म बेचने में, इन चीज़ों में एक बिजनेस एंटिटी बनाई है उसने। स्कूल में जो उसका फोकस वो था तालीम देने का, वो उससे शायद हट गया। क्या ऐसा ही हो रहा है? एक तो पहले मैं एग्री करूंगा फुरकान साहब की बात से कि बिल्कुल सही है कि स्कूल्स के अंदर जो है वो रेटिफिकेशन को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, और उसकी वजूहत हैं। हमने 12 गवर्नमेंट से भी इस पे अभी तक मुज़ाकरात हमारे चल ही रहे हैं कि अभी तक वो इस पर कन्विंस नहीं हुए कि पेपर पैटर्न्स को जो है ना वो चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए इवेंचुअली आप कभी भी जब तैयारी करते हैं तो वो आपका इवेंचुअली टारगेट जो होता है वो बोर्ड एग्जाम्स होता है। बिल्कुल ऐसा। बोर्ड एग्जाम्स के अंदर ही जब ये सारी रिक्वायरमेंट्स होंगी कि आप जो है ना वो आपको पेपर को ज़्यादा पढ़ना है, आपका अगर एक सवाल 3 पेज का होगा तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। एक कॉन्सेप्ट है, वो बालिश ना आपके जवाब दे तो मार्क्स दे रहे होते हैं। और इसी लाइकवाइज अगर आप इसको कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पेपर कर देंगे तो फिर ट्रिकल डाउन इफेक्ट टुवर्ड्स नीचे छोटी क्लासों तक जाएगा, ताकि बच्चों को फिर कॉन्सेप्ट ही सिखाए जाएंगे। क्योंकि अगर आज कैम्ब्रिज की तरह अगर एक सवाल के 5 पॉइंट्स हैं और अगर कैम्ब्रिज में बच्चा 5 बुलेट पॉइंट लिख के आता है तो उसको फुल मार्क्स मिलते हैं। और यही फुल मार्क्स अगर यही 5 पॉइंट अगर ये मैट्रिक में लिख देगा तो आप समझ लें कि 0 ही मिलेगा उसको। तो बड़ा अलमी है, इसमें भी एक बात करने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ तक बात आपने कमर्शलिज्म की देखिए, ये गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है, इसको बात समझने की बड़ी ज़रूरत है कि देखिए हर चीज़ जो है ना वो चार्ज की जा रही होगी, चाहे अगर वो कोई बुक्स ही क्यों नहीं हो, कॉपीज़ क्यों ना हो, या फिर कोई एकेडमिक कोई आप कहें ट्यूशन फ़ी कह लें या XYZ जो भी स्कूल चार्ज कर रहा होता है। लेकिन हाँ, अगर आप अनजस्टिफाइबल करेंगे, जो गवर्नमेंट से अप्रूव के बगैर आप चार्ज कर रहे हैं कोई चीज़ें, तो वो इलीगल हैं और वो हम भी एक्सेप्ट नहीं करते, ना हम इंकरेज करते हैं। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का डिपार्टमेंट है, डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, वहाँ से अगर स्कूल कोई फ़ी चार्ज करने का अप्रूवल ले लेता है तो दैट्स फाइन, वो चार्ज कर सकता है, ये लीगल ही है। और गवर्नमेंट इसको अलाउ करती है। ट्यूशन फ़ी तो एक अलग होगी ना, ट्यूशन फ़ी तो ले रहा है, बाकी की जो चीज़ें हैं एडिशनल चार्जेस की मद में अगर कोई आपको चीज़ चार्ज करनी है तो वो भी डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से आप इजाज़त ले सकते हैं अपने एक्सपेंसेस दिखाकर। अगर गवर्नमेंट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है वो आपको डायरेक्टरेट अलाउ कर देता है तो आप चार्ज कर सकते हैं। जैसे जून जुलाई की फी की बड़ी बात की जाती है, जून जुलाई तो देनी है ना, वो तो आंसर कोई क्वेश्चन ही नहीं है। क्योंकि 12 महीने का एकेडमिक सेशन होता है, वो कंप्लीट करना होता है। फिर आप कह लें कि अगर कोई एक्सकर्जन ट्रिप पे लेके जा रहे हैं, ऐसे कोई चीज़ें हो रही हैं तो वो, अच्छा जहाँ तक वो तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है ना, वो तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, तो बस ये इसी तरह चार्ज हो रहा होता है। इसके अलावा तो मेरे ख्याल से कोई स्कूल चार्ज एडिशनली अपने लिए नहीं कर रहा होता। नहीं, स्कूल कर रहे होते हैं ना कि एक एनुअल फ़ी है, एक लैब चार्जेस हैं, उसके साथ फिर जून जुलाई भी है। जून जुलाई में तो बच्चे जो है ना वो नहीं जा रहे होते, लेकिन फिर भी उसकी जो यूटिलिटीज़ यूज़ नहीं कर रहा बच्चा, तो उसमें कुछ ना कुछ वेवियर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। वो इसलिए कि जो आपका जो बिल्डिंग का रेंट है, टीचर्स की सैलरी है, ये मेजर एक्सपेंसेस होते हैं।
जो सबसे मेजर होते हैं। फिर आप कह लें कि हाँ थोड़ी बहुत अगर इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन अगर आप कह लें कि बच रहा है, तो वो आप उसको इम्पैक्ट लेकर आ जाएं कि जो उसकी वेयर एंड टेयर होती है स्कूल की वो उसी महीने में रेनोवेशन करा ली, को कलर हो जाएगा, कुछ चीजें हो जाएंगी होते हैं। सेकेंडली जो फ्यूल कॉस्ट आ रही होती है पूरे साल, अब कभी भी लोड शेडिंग का टाइम चेंज हो जाता है, जब आपको जनरेटर चलाने होते हैं, तो आप हर बार पेरेंट्स से पैसे तो नहीं मांगते कि आप आज इस बार जो है ना वो 10 दफा लाइट गई थी तो आप पेट्रोल चार्जेस ये वाले दे दें। अच्छा, इसके साथ जो दूसरी मैंने बात करने की कोशिश की कि स्कूल्स की बुक्स, कॉपीज, कैंटीन, ये जो एक्स्ट्रा चीजें जो है ना, ये भी स्कूल के अंदर स्कूल मालकान ही की होती हैं। कैंटीन मैं नहीं समझता कि स्कूल मालकान कोई चला सकता है, क्योंकि बहुत एक फुल टाइम जॉब होती है। कॉन्ट्रैक्ट पे तो दे देते हैं की हुई होती है, ऑब्वियसली सबलेट की हुई होती है, क्योंकि पेरेंट्स की एक रिक्वायरमेंट होती है, बच्चों की उसके ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, आगे बच्चा बाहर नहीं जाएगा। और ये फोर्स नहीं किया जाता कि भाई कि आप उसकी कैंटीन से खरीदेंगे। ये एक सेंस ऑफ कह लें कि आप कन्वीनियंस है, जबकि बच्चा ये प्रमोट किया जाता है हेल्दी फूड घर से लेकर आए, और वही फूड जो लेकर आएगा वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी हाइजीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सारी पेरेंट की होती है। तो मेरे ख्याल से कोई स्कूल ये तो नहीं करता, लेकिन हाँ कैंटीन की जगह अगर होती है, पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई आप कैंटीन रखें, तो स्कूल ज़रूर रखता है एक कन्वीनियंस प्रोवाइड करने के लिए, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। अच्छा तारिक साहब, मेरा सवाल अभी भी ये अधूरा है, इस पे बात करेंगे, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक का इशारा हो रहा है। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक से जब लौट के आएंगे फिर ये बात करेंगे कि स्कूल में जो कॉपीज़ और किताबें जिसकी खास करके बात की जाती है कि स्कूल में क्यों सेल होती हैं, वो अगर उर्दू बाज़ार से या दूसरी किसी ऐसी जगह से जाके ले लें, जो कॉपी बाज़ार से 100 रुपये की मिलती है, शायद वो स्कूल में 300 रुपये की, 350 रुपये की, तो क्या इसमें भी कोई सदाकत है, ये पूछेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदेद कहता हूं। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सैयद तारिक शाह साहब से, जो ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। स्कूल्स के ऊपर बात बड़ी की जाती है, गवर्नमेंट से हम डायरेक्ट तो लड़ नहीं सकते किसी भी तरह से, जो पेरेंट्स हैं वो किस तरह से स्कूल्स इजी एक्सेस भी होता है, आप बच्चों की प्रोग्रेस लेने के लिए स्कूल पहुंचते हैं और स्कूल में जो चीज़ें हैं वो आपको बज़ाहिर बहुत जल्दी नज़र आ जाती हैं, तो उसके ऊपर हम बात करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि जो स्कूल्स की कॉपीज़, किताबों की बात की जाती है कि जो कॉपी शायद बाज़ार में 100 रुपये की मिल जाती है, वो स्कूल 300 350 को अपने लोगों के साथ बेचने की कोशिश करता है और वो बच्चों को मजबूरन ख़रीदनी भी पड़ती है। इसमें कितनी सदाकत है तारिक शाह साहब, जैसे हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, क्या स्कूल पाबंद कर सकता है बच्चों को कि आप वाकई स्कूल से ही ये कॉपीज़ और किताबें ख़रीदें या बाज़ार से कहीं से भी ख़रीद सकते हैं? देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो जहाँ तक बुक्स की बात है ना, बुक्स पे तो ये बड़ा क्लियर कट डिसीजन है कि बच्चों को ऑप्शन दिया जाए कि अगर पेरेंट चाहते हैं कि वन विंडो ऑपरेशन हो, वो एक ही जगह से आके बुक्स खरीद लें और वो बच्चों की कन्वीनियंस के लिए जो है ना वो काम हो जाए। और वो प्रोवाइड भी इसलिए किया जाता है क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि कुछ बुक्स जो होती हैं वो मार्केट में शॉर्ट हो जाती हैं, तो बच्चा आप समझे 2 महीने गुजर जाते हैं, उसके बाद वो बुक ही नहीं होती, वो अवेलेबल नहीं हो पाती। शॉर्ट कैसे हो जाती हैं ये, मतलब जब प्रिंट होती हैं स्कूल्स पहले से उठा लेते हैं, क्या करते हैं? स्कूल अगर स्कूल के पास कोई वेंडर है तो वेंडर पहले से स्कूल की स्ट्रेंथ के हिसाब से ऑन एवरेज जो है उसको पता है कि मेरा इतना कंजम्पशन है, मुझे इतनी रिक्वायरमेंट है तो मैं ले लूँ। फुल स्ट्रेंथ पे तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ एक एवरेज ले लेता होगा वो। लेकिन जो है वो पेरेंट्स की भी कभी कभी बिजी स्केड्यूल की वजह से बुक्स अवेलेबल वो नहीं कर पाते अपने बच्चों को, तो वो एक वन विंडो ऑपरेशन किया गया। जहाँ तक कॉपीज़ की प्राइसिंग की बात है, लेकिन प्राइसिंग का फ़र्क ये है कि अभी आम इंसान को ये थोड़ा पेज में डिफ्रेंसिएशन नहीं आती कि अगर वो कहते हैं कि भाई मार्केट में तो 60 रुपए की कॉपी मिलती है, लेकिन उसकी पेज की ग्रामेज और अगर वो इंक से लिखेगा तो उसके पीछे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं। तो हाँ, स्कूल के अंदर भी ऑब्वियसली वो उस पेपर को उस हिसाब से चीज़ों को गेज करके जो है ना अवेलेबिलिटी की जा रही होती है, ताकि पेरेंट्स जो है ना वो एक तो दूसरी चीज़ की कॉपी की पेजेस भी काउंट किए जा रहे होते हैं कि एकेडमिक सेशन में कितने पेजेस यूज़ होंगे, तो उसी हिसाब से उसके पेजेस उस कॉपी के अंदर मौजूद किए जाते हैं, तो ताकि वो अब दोबारा ख़रीदना ना पड़े पेरेंट्स को वो कॉपीज़ को। अगर आप 60 रुपये वाली 100 रुपये वाली कॉपी ख़रीद लेते हैं, कम पतली होगी, वो सेशन में 4 दफ़ा इस्तेमाल हो रही होगी, तो वो संभालना भी एक मुश्किल होता है। तो ये चीज़ें की जा रही होती हैं, लेकिन आम पेरेंट को इन चीज़ों की टेक्निकलिटीज़ को पता नहीं होता कि ये अगर कॉपी लाइक टू लाइक कंपेयर करें तो फिर शायद कोई मवाजना हो, लेकिन लाइक टू लाइक कंपैरिजन होता नहीं है। अच्छा, वो अपने स्कूल के नाम के साथ भी प्रिंट करवा रहे होते हैं ना, तो वो जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो तो यकीनन पेरेंट्स को ही पे करनी है ना। स्कूल अगर ऑर्डर कर देता है कि ये इतनी कॉपीज जो आपने कहा कि 100 पेजेस वाली 200 पेजेस वाली जो भी है, उसकी जो प्रिंटिंग की कॉस्ट आएगी, जो उसका नाम स्कूल का उसके ऊपर प्रिंट होगा, तो वो ऑब्वियसली इसी कॉस्ट तो पेरेंट्स को पे करनी है। मेजर कॉस्ट नहीं होती, मैं आपको वैसे ही एक रफली बता दूँ, 1-2 रुपये पड़ते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। अच्छा, हाँ, इससे ज़्यादा कोई प्रिंटिंग कॉस्ट ऊपर से नहीं आती। लेकिन इसमें आप ये देखें कि पेरेंट की फ्यूल कॉस्ट कितनी बच जाती है
कि वो मार्केट जाएंगे, खरीदेंगे, और स्कूलों ने किया ये। स्कूलों ने, कुछ स्कूल्स हैं जिन्होंने जो है वो एक सेट पैटर्न और कॉपी का साइज, पेजेस ये डिफाइन कर दिए पेरेंट्स को कि आप ये अवेलेबल कर दें हमें, हम हमसे ना लें। तो वो आधा साल गुजर गया, कॉपीज कंप्लीट नहीं हुई, और अगर हुई तो पेरेंट की फ्यूल कॉस्ट इतनी लग गई कि वो सब बराबर ही तंग आके उन्होंने कहा कि भाई यही ले लो, यहीं से जान छुड़ाओ उसको। तो इवेंचुअली देखें, कन्वीनियंस के लिए जो मैंने आपसे शुरू में कहा, वन विंडो ऑपरेशन एज एन कन्वीनियंस है। अगर किसी को कोई ऑप्शन चाहिए वो जाए बुक्स ले ले बाहर से, हमें कोई एतराज़ नहीं है अगर वो ला सकता है टाइमली। यानी कि बच्चे के पास टाइमली अवेलेबल होनी चाहिए कॉपीज़ और डायरीज। मैं फुरकान साहब आपकी तरफ बढ़ूंगा। लिटरेसी रेशो की बात की जाती है, जो 62% की बात की तारिक साहब से, तो स्ट्रक्चर की बात हमने स्कूल के हवाले से बहुत सारी बातें पूछी। किस तरह के रिफॉर्म्स होने चाहिए? आपने ओबीएस सिस्टम की जो बात की, आउटकम बेस्ड जो बात करते हैं, तो ये किस तरह के रिफॉर्म्स होने चाहिए हम अपने निसाब को चेंज कर सकें और आने वाली नस्ल को जो है ना वो एक जो क्या कह सकते हैं सिक्योर मुल्क की जो क़यादत है वो ऐसे लोगों के हाथों में जा सके? अच्छा, लिटरेसी रेट तो सबसे पहले हमें यही समझना पड़ेगा कि लिटरेसी रेट है क्या। जैसे तारिक साहब ने बोला कि बिल्कुल ऐसा ही है कि पाकिस्तान में लिटरेसी रेट का मतलब है वो इंसान जो अपना नाम लिख सकता और पढ़ सकता सिर्फ अपना नाम। अब आप ये सोचें कि इस बेसिस को अगर आप हटा लें, जो हम लोग बेसिकली जो देखना चाह रहे हैं, जिस वजह से हम लोग एजुकेशन में बच्चों को भेजते हैं, अगर आप उसको एक्चुअली देखें तो वो बहुत ही कम जाके हार्डली कोई 10% भी नहीं होगा एग्जैक्टली। अब वो 10% के बाद भी वो आगे कुछ हम जो करिकुलम में डाल रहे हैं तो वो हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारी जनरेशन के ऊपर और टेंस कर देता है। अच्छा, अब करिकुलम किस तरह से हो? देखिए, हमें दौर के तकाज़ों के साथ चलना पड़ेगा। आजकल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये है कि टेक्नोलॉजी बहुत इन्वॉल्व हो गई। हमें टेक्नोलॉजी को हर कोर्स में डालना पड़ेगा। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, जब उनको लाइसेंस लेना पड़ता है, वो लाइसेंस तो सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे लाइसेंस ले आए। कंप्यूटर के कोर्स में कंप्यूटर का टीचर ही नहीं है जो कंप्यूटर पढ़ाता है। वो कंप्यूटर में आज भी 7th 8th में GW बेसिक और ये सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं। चलें, बोर्ड का मैं हटाता हूँ, जो बुनियादी चीज़ है उसमें आप क्यों उनको एडोब फोटोशॉप नहीं सिखा रहे? क्यों आप उनको इलस्ट्रेटर मार्केट की नीड्स के लिहाज से नहीं सिखा रहे? क्यों कंप्यूटर में उनको MS ऑफिस बच्चों को नहीं सिखा रहे? क्यों उनके कंप्यूटर सिस्टम नहीं चल रहे? स्कूल्स में लैब्स में लैब फ़ी भी चार्ज हो रही होती है बहुत सारे स्कूल्स में, और उनकी पूरी लैब की क्लास ही नहीं है, पूरे साल उनकी लैब ही नहीं हुई, लेकिन लैब फ़ी चार्ज हो रही है। लैब में जब जा रहे हैं उनको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कुछ आता ही नहीं है। अब वो बच्चा किस तरह दूसरे बच्चे के साथ compete करेगा? अगर आप O लेवल्स के बच्चे की बात करें, O लेवल्स का बच्चा MS ऑफिस, टेक्नोलॉजी, हर चीज़ खुद कर रहा होता है। उसको कंप्यूटर लिटरेसी इतनी ज़्यादा आ जाती है जब वो A लेवल्स करके यूनिवर्सिटी में जाता है। मेरे पास यूनिवर्सिटी का जब बच्चा आ रहा है तो मैं दोनों में, कोई भी इंसान दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। अब यहाँ पर जब करिकुलम की हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा मैं इस चीज़ पे करूँगा कि एक मेरा एक इनकाउंटर भी हुआ था, एक इंसिडेंट। करिकुलम जब अपडेट करने की बात आती है तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो साइंस में स्पेसिफिकली, जिसमें एक टीज़र छोड़ा जाता है और सब लोग उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। हमें सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह पढ़ना पड़ेगा अगर हमें दुनिया के साथ मुकाबला करना है। 6th स्टैंडर्ड में दुनिया भर में बहुत कुछ पढ़ाया जाता है साइंस में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें या किसी भी चीज़ की बात करें, O लेवल्स का बच्चा पढ़ रहा है। जब मैट्रिक का बच्चा वो पढ़ने की कोशिश करेगा तो वहाँ पर ये बोले जाएंगे, उसको ह्यूमिलेशन शुरू हो जाएगी कि क्यों पेरेंट्स की तरफ से, पूरी सोसाइटी की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से एक पेरेंट एसोसिएशन बनी हुई है। या अब देखें, एक और चीज़ यहाँ पर तारिक साहब ने बोली कि हम लोग गवर्नमेंट या पेरेंट्स गवर्नमेंट की तरफ क्यों नहीं देखते। देखिए, इसका एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल है। अगर मैं किसी दुकान से जाके कोई चीज़ लूँगा और वो ख़राब निकलेगी तो मैं कभी भी यूनिलीवर को कंप्लेन नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट उस दुकान के पास ही जाऊँगा कंप्लेन करने। तो अगर स्कूल में कुछ भी इंसिडेंट हो रहा है वो स्कूल में ही कंप्लेन करेगा, वो स्कूल की कंप्लेन करेगा, वो गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगा। स्कूल के लेवल की होगी तो वो करेगा ना, कि अगर गवर्नमेंट लेवल से जैसे आजकल वो चल रहा है कि इंटर में बच्चों को फेल किया जा रहा है, तो वो स्कूल में जाकर तो उसको कंप्लेन नहीं कर सकता ना। एक जो मुआशरे के अंदर, जो सोसाइटी के अंदर बात निकलेगी उसी लेवल पे कंप्लेन होगी। उसमें पॉइंट मेरा सिर्फ ये है कि पेरेंट्स स्कूल के थ्रू जाएं। वहाँ पर स्कूल की मैनेजमेंट या स्कूल की एसोसिएशन, क्यों स्कूल्स खड़े नहीं हो रहे कि हमारे बच्चे फेल हो रहे हैं? क्यों नहीं खड़े हो रहे? स्कूल्स को भी स्टैंड लेना चाहिए, 100% लेना चाहिए। देखें, स्कूल के भी स्टूडेंट्स हैं। अगर देखें यहाँ पर एक सबसे बड़ा इशू जो होता है, अगर ग्रेड्स अच्छे आते हैं
तो हर जगह मार्केटिंग हो रही होती है कि ये हमारे स्कूल का बच्चा है। ग्रेड ख़राब आ रहे होते हैं, कोई ओन नहीं करता कि ये हमारे स्कूल का बच्चा है। अगर आप अच्छी सक्सेस पे स्टूडेंट्स को ओन कर रहे हैं तो उनकी फेलियर को भी आपको ओन करना पड़ेगा। क्यों फेल हो रहा है बच्चा, मतलब उसको पीछे उसको जो है ना परसू भी करेंगे। तारिक साहब आपकी तरफ आऊँगा, जिस तरह से बड़ा अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया फुरकान साहब ने कि स्कूल्स लेवल के ऊपर उस तरह की स्किल्स डेवलपमेंट की कोशिश नहीं की जाती। बच्चों को वो स्किल्स जो EQ लेवल, IQ लेवल हैं, सॉफ्ट स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव नहीं किया जाता। तो क्या वाकई ये स्कूल्स के कार्यक्रम में खुद भी तो स्कूल शामिल कर सकता है ना, कि ये चीज़ें हमारे स्कूल का जो बच्चा पढ़ के निकलेगा वो उसका IQ लेवल, EQ लेवल, उसकी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो इतनी ज़्यादा अच्छी होंगी। जी बिल्कुल, देखें अच्छा पॉइंट है। और मैं आपको बताऊं कि पोस्ट कोविड जो है वो काफ़ी करिकुलम चेंज हो चुका है, और स्पेसिफिकली कंप्यूटर पे जो कहा जाता था, बिल्कुल उनकी बात सही है कि पहले बच्चा GW बेसिक और सब चीज़ें कर रहा होता था। अब उसमें काफ़ी चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर दी गई हैं। MS ऑफिस भी आ चुका है, C+ लैंग्वेज भी आ चुकी है, और ये सब मैट्रिक का बच्चा अब जो निकल रहा है वो पास आउट करके निकलेगा इन सब चीज़ों के साथ। सेकेंडली जो है वो जहाँ तक स्किल बेस्ड एजुकेशन की बात है, ये बिल्कुल यकीनन ये बात सही है, दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। और हमने भी इस पर काफ़ी इनिशिएटिव लिया पिछले 1 साल से। अब हमने ये काम स्टार्ट किया है कि हम बच्चों को सर्टिफिकेशन करवा रहे हैं। MS ऑफिस एसेंशियल कोर्स की हम सर्टिफिकेशन करवा रहे हैं। इवन हम उनको जो है वो प्रोग्रामिंग की भी इंशाल्लाह आगने आने वाले सेशन से हम वो भी करवा देंगे। अक्रॉस द बोर्ड है, पूरे कराची में हमने पहले स्टार्ट किया है, अब इंशाल्लाह उसको हम अक्रॉस द बोर्ड सब जगह लेके जाएंगे। और स्किल की जहाँ तक बात है, बिल्कुल 110% सही है कि स्किल बेस्ड एजुकेशन जो है, और मैं तो बल्कि ये भी चाहता हूँ कि अब जो है आने वाले वक्तों में स्कूल्स जो हैं वो टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाएं। अब जो दौर है वो टेक्निकल एजुकेशन का है। बिल्कुल अब डिग्रीज तो एक मैटर करती हैं, ऑब्वियसली सर्टिफिकेशन चाहिए होती है आपको, लेकिन जब तक आपकी टेक्निकल महारत नहीं होगी, आप दुनिया में आप देखें जितनी भी जॉब्स आ रही हैं, अगर आप बाहर जाने की बात भी करें तो वहाँ वो सारी टेक्निकल जॉब्स आ रही हैं। वहाँ वो ये नहीं कह रहे कि आपको MBA चाहिए, BBA चाहिए, या डिग्री आपको एक जगह इंटर करने के लिए तो ठीक है कि वहाँ आप इंटर हो गए, लेकिन वहाँ तो आपकी टेक्निकल स्किल्स काम आएंगे। स्किल्स चाहिए। तो अब स्कूल्स को जो है वो ट्रांसफॉर्म होना चाहिए टेक्निकल एजुकेशन की तरफ। जैसे एक ज़माने में एक दौर था कि सिंध टेक्निकल बोर्ड जो है वो काफ़ी स्कूल उसके साथ एफिलिएटेड होते थे, तो अब वो दौर दोबारा आने वाला है इंशाल्लाह, कि काफ़ी स्कूल्स आपको नज़र आएंगे जो टेक्निकल एजुकेशन दे रहे होंगे, और बाकायदा बच्चों को जो है उसमें महारत दी जाएगी। इसके साथ साथ जहाँ तक फ़ोटोशॉप और ये सब चीज़ों की बात जो उन्होंने की थी, बिल्कुल इसमें हमें बच्चों को जो है ना इन चीज़ों की तरफ भी लेकर आना है, जिसको आप कह लें कि जो बाकी हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाते हैं तो वहाँ पर हमें ये कोर्सेज़ भी इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए। लेकिन मेरा फोकस सिर्फ इस पर ये होता है कि जहाँ तक हम एकेडमिक की बात करते हैं तो हम दोनों को इंडल्ज करें, हम इस तरफ ना चले जाएं, क्योंकि ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी हमें काफ़ी नज़र आते हैं अब कराची शहर में बिलखुसूस, कि उन्होंने सिर्फ टेक्निकल महारत के सेंटर खोल लिया है और बाकी चीज़ें अकेडमियों में जो है ना वो उनके बच्चे जो है ना वो आगे नहीं निकल पा रहे, आगे ही नहीं निकल पाएंगे। तो दोनों का ब्लेंड होना बहुत ज़रूरी है, जब भी जाके इनके पास जो यूनिवर्सिटी में प्रोडक्ट पहुंचेगा एज अ बच्चा वो बहुत अच्छे तरीके से अच्छा पढ़ने वाला बच्चा, वो एक प्रोफेशनल नज़र आ रहा होगा। अच्छा तारिक साहब, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कोई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी बनाई गई थी कोई, शायद उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है और उसकी एग्जीक्यूशन कितनी आसान है? देखिए, सिंगल नेशनल करिकुलम बनाने की कोशिश की गई थी अक्रॉस द बोर्ड पूरे पाकिस्तान में। तो जब वो गवर्नमेंट चेंज हुई तो गवर्नमेंट के साथ वो पॉलिसी भी चली गई, वो रजीम चेंज की, वो रजीम चेंज के साथ बैग गया वो सारा। जबकि चीज़ें अच्छी थी कि एक बच्चा एक स्टैंडर्ड में अगर पढ़ रहा है, ग्रेड 1 में अगर पढ़ रहा है तो मिनिमम उसको इतना आना चाहिए। मैक्सिमम आप स्कूल कुछ भी पढ़ा ले उसको, लेकिन मिनिमम जो है ना फ्लोरिंग जिसे कहते हैं वो इतनी कम से कम उसको आनी चाहिए। तो ये अच्छा था। लेकिन नेशनल करिकुलम आज भी स्टैंड करता है, जितनी हमारी बुक्स प्रिंट होती हैं ये सब नेशनल करिकुलम के अकॉर्डिंग्स ही प्रिंट हो रही होती हैं, उसके अलग से कोई नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, एक पॉलिसी होनी ज़रूरी है। और जहाँ तक गवर्नमेंट की बात हो रही थी, मेरा फोकस सिर्फ ये है कि देखें गवर्नमेंट को चाहिए कि वो स्टेप अप करे। देखिए, हम भी ये महसूस करते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनकी माली वो आप कह लें कि सख्त नहीं है कि वो अच्छा स्कूल अफोर्ड कर सकें या एक अच्छा आप इन्वायरमेंट अफोर्ड कर सकें। जो स्कूल बड़े स्कूल्स होते हैं जो 1000 गज पे, 2000 गज पे या 5000 गज पे बने हुए होते हैं, तो वो ऑब्वियसली उनके फिर रेंटल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फीस ज़्यादा चार्ज करते हैं। अगर गवर्नमेंट स्कूल बंजर पड़े हुए हैं, आपने जैसे एक जिक्र आम जिक्र होता है कि वहाँ भैंसें बंदी हुई होती है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमने एक सजेशन गवर्नमेंट को ये दी थी कि आज अगर गवर्नमेंट अपने तमाम गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर को दे दे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाली जो बात थी उसमें दे दे, तो हम 30% बच्चा फ्री पढ़ाएंगे अपने स्कूल्स में। जो हम बिल्डिंग का रेंट दे रहे थे या हम फैसिलिटीज के अलग से तो ऑफ कोर्स जो है ना रिड्यूस हो जाएगा, हमारी रिड्यूस होंगी, तो वो हम ट्रांसफर कर देंगे टुवर्ड्स द चिल्ड्रन जो वाकईतन नीडी हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते ऑन मेरिट बेसिस।
तो वो हम उनकी तरफ ट्रांसफ़र करना चाहेंगे। लेकिन गवर्नमेंट इस बारे में अगर सीरियस हो तो हम दोबारा कभी बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये सजेशन उस वक्त अप्रूव नहीं हुई अभी तक जो है ना। अच्छा तारिक साहब, एक और बात ये कही जाती है कि जो स्कूल मालकान हैं ये एक पूरा इनका एक वो होता है, क्या कहते हैं कि कंसोर्शियम इस तरह का बना लेते हैं, और एक स्कूल से अगर बच्चा किसी भी वजह से लेफ़्ट करके दूसरे स्कूल में जा रहा होता है तो वो उसको एडमिशन नहीं देते, जो इलाके के करीब करीब होते हैं स्कूल के, उसको फिर दोबारा वापस उसी स्कूल में आना पड़े। इस तरह का कोई गठजोड़ भी होता है स्कूलों में? मैं आपको बताऊं, ये मैं कहूँगा काश ऐसा हो जाए। अच्छा। क्योंकि इसमें बहुत बड़ा एक एलिमेंट ये होता है कि अगर एक ए स्कूल से जो है बच्चा 3 महीने की फीस नहीं दे के और निकल चले जाता है तो बी स्कूल उसको एडमिशन दे देता है। उसमें डॉक्यूमेंट कोई नहीं मांगता? डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं लेकिन उनका रिजल्ट मांगा जाता है या XYZ कोई भी ऐसा प्रूफ मांगा जाता है कि आपका वो हो जाए। लेकिन अगर वो TC लेना शुरू कर दें, जिसको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कहते हैं, लीविंग सर्टिफिकेट कहते हैं, तो ये अगर यूनिटी कायम हो जाए तो स्कूलों के बहुत सारे फाइनेंशियल लॉसेस जो हैं वो बच जाएंगे। जबकि अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं, परसेप्शन यही है जो आप कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको अंदर की बात बताऊं, ऐसा है नहीं। ओके। ये यूनिटी बन नहीं पाई अभी तक स्कूल्स की उस तरीके से, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जिसको हम खुद से ऑन जैसे कहते हैं ना मॉरल ग्राउंड्स हम टाइम दे रहे होते हैं कि भाई जॉब छोड़ के चलें, 3 महीने की बात है, 4 महीने की बात है, आपकी अब जॉब लग जाएगी तो आप हमें पैसे वापस रिटर्न कर देगा, तो वो पेरेंट वापस नहीं आता। अच्छा तारिक साहब, क्या वाकई स्कूल मालकान जो है ना वो खसारे में भी जाते हैं? स्कूल का बिजनेस जो है ना वो लॉस में भी जाता है? आम लोग तो ये समझते हैं कि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें खाने पीने का बिजनेस और स्कूल का बिजनेस ये प्रॉफिटेबल ही है, सुनना ये जाता है। पोस्ट कोविड में कहूँगा सिर्फ खाने का बिजनेस बचा है जो चल रहा है। स्कूल बहुत सारे बंद हो गए। अच्छा। मतलब बहुत सारे स्कूल जो हैं बंद हो गए या किसी स्कूल में मर्ज हो गए, वो सस्टेन नहीं कर सके। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि जो हम एक सेक्टर को देखते हैं, 10% सेक्टर को हम देखते हैं कि वो अच्छा फ्लरिश कर रहा है, लेकिन जो 90% हमारी जो आवाम है, इसमें मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स बताऊं कि उन्होंने मेजॉरिटी पोस्ट कोविड अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को स्कूलों से हटा लिया था और बेटों को पढ़ाया था। इतना बट ऑब्वियस करने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जबकि ये देखा जाए कि एक गर्ल की एजुकेशन जो है ना कितनी अहम है हमारे माशरे में, कि एक लड़की अगर पढ़ती है तो वो अपने ख़ानदान को पढ़ाती है। बिल्कुल ऐसा ही तो लेकिन ये बच्चे अगर कोई माली ताउन गवर्नमेंट की तरफ से उस वक्त मिल जाता, ये चीज़ें होती, तो ये बच्चे आउट ऑफ स्कूल आज नहीं होते। माली ताउन के लिए तो गवर्नमेंट उस वक्त बाहर देख रही थी दूसरे लोगों की तरफ कि हमारी कोई इमदाद करे। फुरकान साहब, आपकी तरफ आऊँगा। स्टाफ की और फैकल्टी मेंबर्स की बहुत बात की जाती है। मुझे आज दिन तक कोई पेरेंट्स ऐसा नहीं मिला जब वो अपने बच्चे को पकड़ के स्कूल लेके जा रहे हों पहले दिन और कहें कि मेरा बेटा जो है ना वो टीचर बनेगा, उस्ताद बनेगा। तो जब हम प्रोफेशनल टीचर्स अपनी औलाद को बनाना ही नहीं चाह रहे, डॉक्टर इंजीनियर्स बनाने के लिए, तो हमारे ख्वाब बच्चे के पैदा होने से पहले देखने शुरू कर देते हैं हम लोग। तो जब इस तरह के ख्वाब होंगे तो अच्छे टीचर्स हमें कैसे मिलेंगे? और हम कौम की जो बात करते हैं, बीइंग ए नेशन, हम अच्छी कौम बनाएं और पढ़ा लिखा मुआशरा हो, लिटरेसी रेशियो अच्छा हो, तो ये जो सोच है हमारी, ये किस तरह बदलेगी? जब हम बच्चों को टीचर नहीं बनाएंगे तो अच्छे टीचर्स कहाँ से आएंगे? लेकिन ये मैं सवाल आपसे पूछूंगा, यहाँ पर मुझे एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, पहले ब्रेक पे चलेंगे, ब्रेक से लौट के आएंगे तो मैं ये दोबारा आपकी तरफ रखूँगा। नाज़रीन, आज हम जो बात करने की कोशिश कर रहे हैं तालीमी निज़ाम और तालीमी इदारे, इसमें कितनी हम आहंगी है, किस तरह से तालीमी इदारे वाकई वो तालीमी निज़ाम को अडॉप्ट करने के बाद वाकई मुआशरे को वो वाली यूथ दे पा रहे हैं जिसकी ज़रूरत है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहूँगा। ब्रेक पे जाने से पहले मैं फुरकान साहब से सवाल करने की कोशिश कर रहा था कि स्टाफ और फैकल्टी मेंबर्स की जो बात की जाती है, जब हम अपने बच्चों को उस्ताद बनाना ही नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारे फुफ्फो का बेटा, मामू का बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है, तो ये जो देखा देखने का जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है, हम अपनी विश बच्चों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं और उसकी जो अपनी सलाहियतें होती हैं उनको भी दबाने की कोशिश करते हैं। तो फुरकान साहब, आपकी तरफ चलूँगा। जब हम प्रोफेशनल टीचर्स बचपन से स्कूल लेवल के ऊपर नहीं बनाएंगे तो आगे जो प्रोफेशनलिज्म जब आ जाता है, जब मटीरियलाइज हो गई है दुनिया, स्कूल यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में तो आपको प्रोफेशनल मिल जाते हैं, लेकिन बेसिक जो आपका प्राइमरी या जो पहला नर्सरी का जो टाइम है, वहाँ आपको प्रोफेशनल टीचर्स की कितनी ज़रूरत है? सर, प्रोफेशनल टीचर्स की ज़रूरत तो हर जगह है। अब प्रोफेशनल टीचर्स का मतलब क्या है, पहले तो ये समझना ज़रूरी है हमें। देखिए, टीचर्स का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है। टीचर्स का काम इंसान को, स्टूडेंट्स को खड़ा करना है दुनिया के लिहाज से, उसको इमोशनली भी
काउंसलिंग करनी है, वो एक अच्छा टीचर एक मेंटोर भी होना चाहिए। मेंटोर भी है, एक मेंटोर भी है, एक दोस्त भी है, एक बाप भी है, एक माँ भी है। अब यहाँ पर पॉइंट क्या है, यहाँ पर आज के दौर में जो टीचर्स हैं वो एक सेल्स एजेंट है विद ड्यू रिस्पेक्ट, और जो स्टूडेंट्स हैं वो कस्टमर्स हैं। उनको इसी तरह डील करना है कि बस जैसे वो कस्टमर को डील कर रहे हैं, उनके अंदर वो पेन ही नहीं आ रहा। फिर दूसरी चीज़ कि टीचर्स की अगर आप देखें अक्रॉस द बोर्ड सैलरीज इतनी ज़्यादा नहीं हैं जो एज़ कम्पेयर टू डॉक्टर, इंजीनियर्स या कॉर्पोरेट में। एक माँ बाप अपने बच्चे को यही देखेगा कि वो वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर वो ज़्यादा कमा सकें। सोसाइटी के लिए क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कोई भी नहीं सोच रहा आजकल। जब टीचर्स ही नहीं सोच रहे तो एक माँ बाप भी नहीं सोचेंगे, तो वहाँ पर उनका फोकस जो है उस तरफ चले जाता है जहाँ पर जो मनी मेकिंग जॉब्स हैं। सही। अब टीचर्स के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह से टीचर्स को होना चाहिए। यहाँ पर एक बात हुई थी, आपने थोड़ी देर पहले की थी, कि जो जून जुलाई की फ़ीस ले रहे हैं। देखिए जून जुलाई की फ़ीस लेना डेफिनेटली ज़रूरी है क्योंकि टीचर्स को भी तो पैसे देने होते हैं, लेकिन वहाँ पर जब आपका स्कूल बंद है तो जो सॉफ्ट स्किल्स की मैं बात कर रहा हूँ वो जून जुलाई में आप शुरू कर सकते हैं। वहाँ पर बच्चों को आप बुलाएं और फ्री ऑफ कॉस्ट करें। आपका स्कूल तो खाली है, नहीं तो फिर छुट्टियाँ क्यों दी, वेकेशन क्यों हुई अगर जून जुलाई की छुट्टियों में बच्चों को गर्मी की वजह से तो छुट्टियाँ दी हैं। देखिए जून जुलाई की छुट्टियाँ जो हो रही हैं, समर कैंप्स तो बच्चे हर जगह जा रहे हैं, वो पैसे दे के जा रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा फीस दे के जा रहे होते हैं। अगर आप अपने ही, और बहुत सारे स्कूल्स कर भी रहे होते हैं समर कैंप्स, अगर आप समर कैंप्स में अच्छी चीज़ें, अच्छी स्किल्स सिखा रहे हैं, लाइकवाइज स्विमिंग सिखा रहे हैं, टेक्निकल स्किल्स सिखा रहे हैं, उस वक्त अगर आप कोर्स करा रहे हैं टेक्निकल सिन टेक्निकल बोर्ड से करा रहे हैं, तो एक बच्चा जो है बहुत आगे जा सकता है। टीचर्स की एजुकेशन करा रहे हैं आप, टीचर्स को अगर फॉर सपोज एक सिंपल सी बात है कि जैसे यूनिवर्सिटी में कोई जून जुलाई की छुट्टी नहीं होती, आप यूनिवर्सिटी के टीचर्स जो होते हैं उनकी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होती है, कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो रही होती है। हमारे टीचर्स जो स्कूल के हैं उनकी कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, एक ही कोर्स पढ़ाए जा रहे हैं। अब कुछ स्कूल्स में होम टीचर्स का भी एक कॉन्सेप्ट आ रहा है जो कि सारे कॉन्सेप्ट सारी टीचर्स पढ़ाएंगे, एक टीचर सारी जो है कोर्सेज पढ़ाएगा। उससे क्या होता है कि टीचर और स्टूडेंट्स की एसोसिएशन बनती है। स्टूडेंट जो है टीचर पे ट्रस्ट करना लगता है। आज के दौर में मैं आपको बताऊं कि स्टूडेंट अगर अच्छा टीचर हो वो माँ बाप से ज़्यादा टीचर पे भरोसा करेगा। अगर टीचर को रोल मॉडल समझते हैं बच्चे, आज भी समझते हैं। exactly. घर पे आके कहते हैं नहीं बाबा या मामा आप गलत कह रहे हैं, मेरी मिस ने ऐसे कहा है। ऐसा ही है। अब वहाँ पर ये मैं सर से रिक्वेस्ट भी करूँगा या तारिक साहब से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप जो भी ये प्राइवेट एसोसिएशन मैनेजमेंट है सिंध में, उसमें आप ये मेक श्योर करें कि हर स्कूल के जो टीचर्स हैं उनके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी ऐसे हो। मैंने अभी भी बहुत सारे स्कूल्स में देखा है कि बच्चे जो हैं क्लास में क्वेश्चन पूछने से घबराते हैं। क्या टीचर का ये रोल नहीं है कि वो वहाँ पर मोटिवेट करे कि आप कॉन्फिडेंस बच्चों में इतना डेवलप करे? कॉन्फिडेंस ही डेवलप नहीं अगर हो रहा बच्चों में तो बच्चा टीचर को समझ नहीं पा रहा। बच्चा टीचर को समझ ही नहीं पा रहा तो वो टीचर को रोल मॉडल ही नहीं बना पा रहा। रोल मॉडल नहीं बना पा रहा तो कभी भी ये सोचेगा नहीं कि मुझे एक टीचर बनना है। तो टीचर को 100% एक रोल मॉडल बनना चाहिए। वो खुद से पेन ले बच्चों के, वो फील करेगा तो ही यकीनन बच्चों में वो चीज़ें उजागर कर पाएगा। तारिक साहब आपकी तरफ आऊँगा, एक पॉइंट हाईलाइट किया था समर वेकेशंस का। वेकेशंस गर्मियाँ ख़त्म हो जाती हैं तो छुट्टियाँ स्टार्ट होती हैं, या छुट्टियाँ ख़त्म हो जाती हैं तो गर्मी स्टार्ट होती है। इसी तरह से सर्दियों में जैसे छुट्टियाँ ख़त्म हुई सर्दी स्टार्ट। तो ये कौन से रूल एंड रेगुलेशन है जिसकी बेस के ऊपर हम छुट्टियों की डेट्स को आगे पीछे नहीं कर सकते? सर्दी तो क्लाइमेट चेंज है, आगे पीछे हो रही है, तो ये क्या एक वो मिथ है कि हम उन्हीं दिनों में, दिसंबर के दिनों में छुट्टियां होंगी और जून जुलाई की ही छुट्टियां होंगी? ये क्या इसका आप क्या समझते हैं? बिल्कुल देखिए, ये एक इंटरनेशनल हॉलीडेज़ होती हैं, उसको बारहा हमने चेंज करने की कोशिश करने पे कमेटी बैठती ज़रूर है। स्टीयरिंग कमेटी जो गवर्नमेंट सिंध चलाती है, मिनिस्टर साहब उसको हेड करते हैं। देखिए विंटर वेकेशंस तो चेंज नहीं हो सकती क्योंकि वो आप कह लें, मैंने तो बल्कि अभी सजेशन भी दी थी कि इसको आप विंटर छोड़ के इसको आप एकेडमिक ब्रेक का नाम दे दें ताकि सबको ये बताओ कि ये विंटर की नहीं है। मतलब ये सिर्फ एकेडमिक ब्रेक है। 6 महीने पढ़ने के बाद अब बच्चों को एक ब्रेक दिया जा रहा है कि वो एक रिलैक्स कर लें। हाँ, जहाँ तक समर्स की बात है ना, वो चेंज की गई हैं, माजी में भी चेंज की गई हैं और आगे भी चेंज की जाएंगी एज़ पर द नीड। अगर कोई हीट स्ट्रोक आ जाता है, हीट वेव आ जाती है, तो हमने ये भी देखा है कि मिड ऑफ मई में भी ये छुट्टियां अनाउंस कर दी गई और आखिरी वीक ऑफ आप कह लें कि अगस्त जो जुलाई है
उसमें वहाँ से रीइंस्टेट कर दिया गया था सेशन को। तो ये चीज़ें तो शिफ्ट हो जाती हैं क्योंकि यहाँ पर लाइफ एंड डेथ वाला मामला आता है। अगर कराची की बात करूँ, बिल्कुल हीट वेव और हीट स्ट्रोक जो आ जाते हैं। हाँ, लेकिन विंटर्स इस तरह के यहाँ नहीं होते। हाँ, अगर ये ज़रूर है कि विंटर्स के अंदर स्कूल के टाइमिंग्स 8:30 हो जाते हैं यूजुअली, बहुत से स्कूल 9 o'clock भी कर लेते हैं, ताकि बच्चा जो है अगर सुबह उठ के आने में मुश्किल है तो वो थोड़ा सा टाइम अपना ले स्कूल में तैयार होकर आने के लिए, उठने के लिए, तो वो रिलैक्सेशन दे दी जाती है। लेकिन हाँ, उससे ज़्यादा आगे चीज़ें नहीं कर सकते क्योंकि ये इसको एफिलिएट करते हैं इंटरनेशनल हॉलीडेज़ से कि अगर किसी को आना है या किसी को जाना है तो वो इन्हीं हॉलीडेज़ को प्लान करके रखता है। हाँ, इसमें एज़ पर दी सिचुएशन, अगर मैं गवादर की बात करूँ, बलूचिस्तान की बात करूँ, KPK की अपर साइड की बात करूँ, तो वहाँ पर तो 2-2 महीने की विंटर वेकेशंस भी होती हैं। हाँ, सर्दी वहाँ पर तो ज़्यादा पड़ती है, बर्फबारी वहाँ पर कम्यूट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जहाँ पर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो वहाँ 1 वीक एक एकेडमिक ब्रेक इज़ इनफ। बिल्कुल। अच्छा तारिक साहब, जहां आपने टाइमिंग की बात की, आप क्या समझते हैं कि मॉर्निंग शिफ्ट ही होना ज़्यादा ज़रूरी है या इवनिंग शिफ्ट में भी अगर हम बच्चों को स्कूल की एजुकेशन जो है रखें ही इवनिंग शिफ्ट, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ सकता है? देखिए, ये रिसर्च है कि अगर सुबह आप फ्रेश उठते हैं और सुबह का एनवायरनमेंट जो होता है वो इटसेल्फ जो है वो आपको एक ब्रीदिंग स्पेस देता है और आपका माइंड ज़्यादा अच्छा चलता है, तो उसमें सुबह में ज़्यादा अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बच्चा ले सकता है बनिस्बत के वो दोपहर में या शाम में जाए। दूसरा जो सबसे बड़ा एक रूटीन का एक एलिमेंट होता है कि बच्चा जो है उसका रूटीन बिल्कुल आउट हो जाता है, वो रात में जाग रहा होता है, दिन में सो रहा होता है। नहीं तो अभी भी बच्चे सुबह स्कूल जा रहे होते हैं, वैन में भी सो रहे होते हैं, गाड़ी में भी सो रहे होते हैं, सोते बच्चों को स्कूल छोड़ के आ रहे होते हैं। ये पेरेंट को सुपरवाइज करने की ज़रूरत है। और ये जहाँ तक बात हो रही थी, एक ट्रायंगल है कि पेरेंट, स्कूल और टीचर। तो पेरेंट की जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी ये है कि बच्चों को जल्दी सुलाएं ताकि सुबह वो फ्रेश माइंड से टाइम से उठे। और ये ना हो ना कि आपने रात भर जागता रहा, सुबह जब बच्चा स्कूल पहुंच रहा है तो वो वहाँ पर डेस्क में हेड डाउन करके सो रहा है, तो ये तो ऑब्वियसली फिर इफेक्टिवनेस नहीं आती। तो ये एलिमेंट एक पेरेंट का है कि इसमें इनको सुपरवाइज करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सैयद तारिक शाह साहब आपका, मोहम्मद फुरकान साहब आपका, कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आज हमने बात करने की कोशिश की तालीमी निज़ाम और तालीमी इदारों के ऊपर, किस तरह से स्कूल में बच्चों को कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और जिस तरह से बात की जाती है निसाब की, वही निसाब पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो सॉफ्ट स्किल्स हैं उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा स्कूल अब काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से इनोवेशन, जी जनरेशन की हम बात करते हैं, इस जी जनरेशन को अब किस चीज़ की ज़रूरत है। पूरी टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो पूरी दुनिया हमारे ग्लोबल विलेज बन गई है, पोरों में समा गई है, हम यहाँ बैठ के बियॉन्ड द बॉर्डर्स बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो आज का बच्चा सॉफ्ट स्किल्स तो घर से लेके भी आ रहा है। एक बच्चा 2 साल का बच्चा जिसको माँ अपनी जान छुड़ाने के लिए भी गैजेट्स पकड़ा देती है, तो जब वो स्कूल आता है तो वो उसको तकरीबन पूरा मोबाइल ऑपरेट करना आता हो। तो इस तरह के जो बच्चे हैं, जो इस तरह की इनोवेशंस हैं, उनको हम थोड़ा सा और अगर पॉलिश करें तो हम यकीनन उनकी सॉफ्ट स्किल्स को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। मैं आज के प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले, जैसा से हमने अपने प्रोग्राम में बात करने की कोशिश की थी कि जो स्कूल्स कॉपीज़, किताबें या इस तरह की चीज़ें बेच के इसको बिज़नेस बनाना चाहते हैं, खुदारा वो वालिदैन के ऊपर थोड़ा सा रहम करें और उनको फ्री हैंड दे दें कि आप कहीं से भी, जिस तरह से तारिक शाह साहब ने कहा कि स्कूल करते हैं, कि आप कहीं से भी जाके जो है ना वो परचेज़ करके ले आएँ, लेकिन उसके मयार को ख्याल रखें कि वो जो पेजेस हैं उतने होने चाहिए कि जितने आपके बच्चे को पूरा साल यूज़ करने के लिए चाहिए होते हैं। तो वो स्कूल जो स्पेशली ख़ास करके इस तरह का इसको इनकम जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं कॉपीज़ और किताबों के लिए, वो भी इसके ऊपर थोड़ा सा ख्याल करें और वालिदैन को फ्री हैंड दें। अगर आपने उसके ऊपर वाकई अपनी कोई पब्लिसिटी करनी है तो अपने आप स्टिकर बनवा के उन कॉपीज़ के ऊपर पेश कर दें, ताकि वालिदैन की बोझ जेब के ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप अपना और रियासत पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखेंगे। आज के इस एपिसोड से सिद्दीक सरवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।